नमस्कार, नवभारत टाइम्स ऑनलाइन पे आपका स्वागत है। मैं हूं सत्यकाम अभिषेक। आप देख रहे हैं विजुअल्स। ये राफेल विमान है जो फ्रांस से भारत के लिए उड़ान भर रहा है। ये विमान 29 तारीख को भारतीय वायुसेना में शामिल हो जाएगा। देख सकते हैं कि परवाज करते हुए ये राफेल विमान भारत के लिए रवाना हो चुका है। चीन और पाकिस्तान के लिए आने वाले समय में काफी मुश्किलें पैदा करने वाला है ये विमान। लद्दाख में जो अभी हालात चल रहे हैं, चाइना के साथ जो हमारे संबंध तल्ख है, तनातनी चल रही है, साथ ही साथ पाकिस्तान जो चीन के साथ आने की कोशिश कर रहा है, इन सबको ये जवाब होगा। राफेल काफी ताकतवर विमान है। इस विमान को भारत आने से पहले तक कई सारी चीजें हुई थी। विपक्ष ने विरोध किया था, राहुल गांधी ने सरकार को घेरा था, लेकिन ये सब चीजें अब पुरानी हो गई हैं। विमान भारत आने के लिए उड़ान भर चुका है। बीच रास्ते में ये केवल यूएई में रुकेगा कुछ टेक्निकल जांच के लिए, उसके बाद भारत लैंड करेगा। इन सब मुद्दों पे हमारे साथ बात करने के लिए सामरिक विशेषज्ञ रंजीत कुमार हैं। रंजीत कुमार के पास रक्षा मामलों का काफी अनुभव है, वो अभी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रंजीत जी, राफेल आ गया, तमाम मुश्किलों के बाद भी 29 को भारत में लैंड करेगा। चाइना से हमारी तनातनी जाहिर है, पाकिस्तान भी कुछ कुछ खुराफात कर रहा है सीमा पे। ये राफेल इन दोनों देशों के लिए कैसा जवाब है? देखिए, निश्चित तौर पर राफेल लड़ाकू विमान बहुत ही क्षमतावान लड़ाकू विमान माना जा रहा है। यह 4.5 जनरेशन यानी 4.5 पीढ़ी का विमान माना जाता है। वायु सैनिक हल्कों में जो सबसे अत्याधुनिक विमान माने जाते हैं वो पांचवी पीढ़ी के विमान होते हैं। तो उससे थोड़ी कम क्षमता का ये विमान है, लेकिन दुनिया के दूसरे लड़ाकू विमानों की तुलना में इसकी मारक क्षमता कहीं अधिक बताई जा रही है, क्योंकि इस लड़ाकू विमान पर जिस तरह की मिसाइलें लगाई गई हैं वे हमारे पड़ोसी दुश्मन देशों के लड़ाकू विमानों की तुलना में बहुत ही घातक साबित होंगी। इनकी लंबी दूरी की जो मारक क्षमता है वे काफी संहारक साबित होंगी। इसलिए दुश्मन के की वायुसेना में इसे लेकर के खौफ पैदा हो रहा है। और यही वजह है कि हमारे जो पड़ोसी देश हैं वह राफेल के विमानों के भारतीय वायुसेना में शामिल होने को लेकर के काफी चिंतित हो गए हैं। लेकिन हमारी अभी इसकी सीमित क्षमता हमारे पास अभी मौजूद है। केवल 5 राफेल लड़ाकू विमान भारतीय वायुसेना में शामिल होंगे। कुल 36 लड़ाकू विमान खरीदे जाने हैं, तो उनकी सप्लाई 2022 तक ही हो पाएगी। तो केवल 5 लड़ाकू विमानों से भारतीय वायुसेना दुश्मन पर कितना हावी हो पाएगी, इसे भी लेकर के संदेह लोग जाहिर करते हैं, क्योंकि दुश्मन की वायुसेना के पास भी कई उसी उससे कमोबेश क्षमता के भी लड़ाकू विमान मौजूद हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि दुश्मन की वायुसेना पर राफेल लड़ाकू विमान हावी होने की क्षमता रखती है, इसलिए कि ये डॉग फाइट में काफी माहिर मानी जाती है। डॉग फाइट मतलब जो आसमानी युद्ध होता है, जो नजदीकी आसमानी लड़ाई होती है, जो विमान लड़ाकू विमान आपस में आमने सामने की लड़ाई लड़ते हैं, उस डॉग फाइट की लड़ाई में राफेल विमान काफी माहिर माना जाता है। इसीलिए माना जा रहा है कि दुश्मन की वायुसेना पर यह विमान काफी हावी हो जाएगा और दुश्मन की विमान की वायुसेना पर भारी पड़ेगा। और यही वजह है कि राफेल लड़ाकू विमानों के भारतीय वायुसेना में शामिल होने को लेकर के काफी उत्सुकता से इंतजार किया जा रहा है, प्रतीक्षा की जा रही है कि जैसे ही भारतीय वायुसेना में ये विमान शामिल होंगे, इन्हें तुरंत लद्दाख के इलाके में तैनात कर दिया जाएगा और यह दुश्मन के वायुसेना को चुनौती देने के लिए हर तरह से तैनात होंगे। रंजीत जी, एक सवाल ये है, डॉग फाइट की आपने बात की। बालाकोट के ऑपरेशन के बाद पाकिस्तान ने कुछ हरकतें की थी सीमा पार से। F-16 विमान उसके भारतीय सीमा में घुसने की कोशिश की थी। उसको हमारे विंग कमांडर, माफ करिएगा, अभिनंदन ने उसको डॉग फाइट में मार गिराया था। बड़ा मशहूर ये हुआ था कि भाई मिग विमान जो F-16 से काफी कम पीढ़ी का विमान है, तीसरे पीढ़ी का विमान है, उसने पांचवी पीढ़ी के विमान को डॉग फाइट में मार गिराया। अब राफेल आ रहा है भारत के पास। क्या चीन या पाकिस्तान के पास इस तरह के कोई विमान है जो राफेल को अब टक्कर दे पाए? देखिए, पाकिस्तान के पास जो सबसे अत्याधुनिक विमान है वो F-16 विमान माने जाते हैं। लेकिन F-16 विमान राफेल विमान की तुलना में काफी पुरानी तकनीक के विमान माने जाते हैं, चौथी पीढ़ी के विमान है। जबकि राफेल विमान 4.5 पीढ़ी के माने जाते हैं, 4.5 जनरेशन विमान जिसे कहते हैं।
लेकिन जब हम चीन की बात करेंगे तो निश्चित तौर पर चीन के पास भी काफ़ी आधुनिक विमान हासिल हो चुके हैं। चीन के पास जो J-20 विमान विमान बन चुका है वो स्टील्थ कैटेगरी का विमान माना जाता है, 5वीं पीढ़ी का विमान माना जाता है, लेकिन उसकी भी कई कमजोरियां हैं और उसकी तुलना में राफेल लड़ाकू विमान में काफ़ी श्रेष्ठताएं हम देखते हैं। जैसे डॉग फाइट में J-20 विमान यदि सामने पड़ जाता है तो राफेल लड़ाकू विमान उस पर हावी होने की क्षमता रखता है, क्योंकि जो राफेल लड़ाकू विमान में जो खासियतें हैं वो चीन के J-20 विमान में नहीं है। J-20 विमान निश्चित तौर पर दुश्मन के रेडारों से बचने की क्षमता वाला स्टील्थ कैरेक्टरिस्टिक का की क्वालिटी रखता है, लेकिन राफेल लड़ाकू विमानों में भी थोड़ी बहुत स्टील्थ कैरेक्टरिस्टिक्स मौजूद हैं और जिसके बल पर वो दुश्मन के लड़ाकू विमानों पर हावी हो सकता है। देखिए, लड़ा स्टील्थ राफेल लड़ाकू विमान में जो रेडार लगा है, जिसे आयसा रेडार कहते हैं, जिसे एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैंड रेडार कहते हैं, यह दुश्मन की वायुसेना के 100 से अधिक लड़ाकू विमानों पर एक साथ निगाह रख सकता है और उन्हें अपने अपने अपनी मिसाइलों से निशाना बना सकता है। उन्हें अपने इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर की क्षमता से उन्हें आसमान में ही बेअसर कर सकता है। तो इसकी ये जो क्षमता है आयसा रेडार की, वो दुश्मन के वायुसेना पर काफ़ी भारी पड़ने की क्षमता है। दुश्मन की वायुसेना पर जब ये आसमानी श्रेष्ठता हासिल करेगी, एयर सुपीरियोरिटी जिसे कहते हैं, तो ये राफेल लड़ाकू विमान सही मायने में एक एयर सुपीरियोरिटी विमान माना जाता है और जो खास करके पाकिस्तान के लड़ाकू विमान इसके सामने कहीं नहीं टिकेंगे। लेकिन हम जरूर चीन के विमानों को लेकर के हमारे लिए चिंता के विषय हैं, क्योंकि चीन के विमान भी कम क्षमतावान नहीं है। उनके विमानों में भी कमोबेश वही क्षमता है जो राफेल में भी है। अब यह निर्भर इस बात पर करता है कि भारतीय वायुसेना के पायलट राफेल लड़ाकू विमानों में जो शस्त्र प्रणालियां लगी हैं उनका किस तरह चुस्ती फुर्ती से इस्तेमाल करते हैं, किस तरह से अपनी बुद्धि दिखला करके उसका बेहतर इस्तेमाल करते हैं। तो भारतीय वायुसेना के पायलटों की निजी कुशाग्रता पर भी यह काफी निर्भर करता है कि राफेल लड़ाकू विमानों का किस तरह बेहतर इस्तेमाल करते हैं। रंजीत जी, एक सवाल और है इस पे। राफेल विमान अब इंडिया में तो परसों आ जाएंगे, 29 को लैंड करेंगे, इंडक्ट होंगे अंबाला एयरपोर्ट पे। भारतीय पायलट्स इसके लिए पहले से ही काफी तैयारी कर रहे थे। जिस डॉग फाइट की आप बात कर रहे हैं, पहले से ही काफी वो पायलट, इंडियन पायलट तैयारी कर रहे थे। अभिनंदन की मैंने बात भी की, जो मिग विमान से F-16 को मार गिराया था जिन्होंने। तो भारतीय पायलट की क्षमता तो ये है कि हम मिग से F-16 को मार गिराते हैं। ये हमारे पास राफेल है। J-20 विमान जो चाइना के पास है, आप बोल रहे हैं स्टील्थ कैपेसिटी तो है उनमें, लेकिन उसके बारे में बहुत ज्यादा जानकारी सामने नहीं आई है। अमेरिका जैसे देश अभी भी उस पर शक करते हैं कि ये स्टील्थ कैटेगरी के विमान है भी या नहीं। तो क्या जब राफेल लड़ाकू विमान लद्दाख बॉर्डर पे, लेह सीमा पे तैनात होंगे, तो चाइना कहीं ना कहीं इस बात को लेकर सशंकित तो होगा ही कि अब इंडिया के वायुसेना के पास ऐसे विमान आ गए हैं जो उसे अब कड़ी टक्कर दे सकते हैं। जमीन पे तो हम उन्हें अब दे रहे हैं कड़ी टक्कर, हमारी सेनाएं वहां मुस्तैदी के साथ तैनात है। अब हवा में भी उन्हें कड़ी टक्कर मिलेगी। J-20 मिसाइल लड़ाकू विमान के संबंध में ये सवाल है मेरा आपसे। नहीं, निश्चित तौर पर राफेल लड़ाकू विमानों के भारतीय वायुसेना में शामिल होने की वजह से चीन की वायुसेना में चिंता की लहर पैदा हो गई है, क्योंकि राफेल की एक खासियत यह है कि यह पर्वतीय इलाकों पर, काफ़ी ऊंचाई वाले इलाकों पर अच्छी अच्छी आसमानी लड़ाई देने की क्षमता रखती है। देखिए, राफेल लड़ाकू विमान एक कम वजन वाला विमान माना जाता है, करीब 10 से 11,000 किलोग्राम वजन इसका होता है। जबकि जो चीन का जो J-20 लड़ाकू विमान है वो काफ़ी करीब करीब दुगना वजन का विमान है, 5वीं पीढ़ी का लड़ाकू विमान है। इसमें जरूर कई क्षमताएं अधिक हैं, लेकिन जो राफेल की जो सबसे बड़ी संहारक क्षमता है, जो इसकी जो मारक क्षमता है, वो कहीं दुश्मन के विमानों से कहीं अधिक ऊपर ले जाती है इसे। देखिए, इसमें 3 तरह की मिसाइलें लगी हैं जिसके बारे में बताना चाहूँगा। देखिए, एक तो इसमें मेटियोर मिसाइल है, दूसरी स्कैल्प मिसाइल है और तीसरी हैमर मिसाइल है। तो जो मेटियोर मिसाइल है, ये हवा से हवा में मार करने वाली बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल इसको कहते हैं, जो आंखों की दृष्टि से दूर जाकर के मार करने वाली मिसाइल इसको हम कहते हैं। करीब 100 किलोमीटर इसकी मारक दूरी होती है और दुश्मन के लड़ाकू विमान जब आसमान में उड़ रहे होंगे तो ये आसमान में ही उन दुश्मन के विमानों को अपने मेटियोर मिसाइलों से नष्ट करने की क्षमता रखती है। तो ये आसमानी लड़ाई में
अपनी मेट्योर विमानों का, जिस मेट्योर मिसाइलों का जिस तरह से इस्तेमाल करेगा राफेल लड़ाकू विमान, वो काफी भारी साबित होगा दुश्मन के विमानों पर। और जो दूसरी मिसाइल है, स्कैल्प मिसाइल है, 300 किलोमीटर इसकी मारक दूरी है। और ये दुश्मन के जो सैन्य ठिकाने हैं, जो दुश्मन के जो वायु सैनिक अड्डे हैं, दुश्मन के जो रेडार इंस्टॉलेशन हैं, जहाँ पर रेडार लगे होते हैं, और दुश्मन के जो सैन्य शिविर होते हैं, अगर उन पर 300 किलोमीटर की दूरी से अपने इलाके में उड़ान भरते हुए दुश्मन के इलाके के काफी भीतर जा करके ये स्कैल्प मिसाइलें तब उन पर हमला कर सकती हैं और दुश्मन के जो सैन्य ठिकाने हैं उन्हें तबाह कर सकती हैं। तो दुश्मन के ठिकानों को चुन चुन करके नाश करने में स्कैल्प मिसाइलों की विशेष भूमिका होगी। और राफेल विमानों पर जो स्कैल्प मिसाइलें लगाई गई हैं वो दुश्मन के विमानों पर इस तरह की मिसाइलें नहीं हैं। तो जब भारतीय वायुसेना के राफेल लड़ाकू विमान लद्दाख के इलाके में उड़ान भर रहे होंगे और दुश्मन के इलाके के भीतर यानी तिब्बत के इलाके में जो कई वायु सैनिक अड्डे चीन ने बना रखे हैं, जहां से चीन के लड़ाकू विमान उड़ान भरेंगे, जहां पर चीन ने अपने रेडार इंस्टॉलेशन लगा रखे हैं, यदि राफेल लड़ाकू विमानों के स्कैल्प मिसाइलों के जरिए इन इन सैन्य ठिकानों को चुन चुन करके निशाना बनाया जाए तो ये सभी एक एक करके ध्वस्त होने लगेंगे। तो भारतीय वायुसेना के पास यह क्षमता आ गई है राफेल लड़ाकू विमानों के शामिल होने से कि अपने स्कैल्प मिसाइलों की वजह से दुश्मन के विमानों पर न केवल हावी हो सके बल्कि दुश्मन के सैन्य ठिकानों को भी नष्ट कर सके। देखिए भारतीय वायुसेना के रणजीत पास जी, एक सवाल और मैं इसी से जुड़ा पूछूंगा। हैमर मिसाइल की भी आपने बात की, बहुत ही खतरनाक मिसाइल माना जाता है। फ्रांस ने 2008 में इसे यूज किया था और इसे बहुत ही खतरनाक, ताकतवर और अचूक मिसाइल माना जाता है। राफेल में भी हैमर को फिट किया गया है भारत के स्पेशल आग्रह पे। ये कितना एज देगा भारत को चाइनीज एयरफोर्स पे? देखिए, यह हैमर मिसाइल की विशेष रणनीतिक अहमियत है। देखिए, यह हवा से जमीन पर मार करने वाली मिसाइल है और करीब इसकी मारक दूरी 70 से 80 किलोमीटर की होती है। देखिए, यह लेजर गाइडेड मिसाइल होती है। ये लेजर से दुश्मन के लक्ष्यों को निशाना उस पर लगाती है और उस पर जाकर के सटीक वार करने की क्षमता रखती है। तो जो दुश्मन के जो सैन्य ठिकाने हैं, जो सैन्य गतिविधियां हैं, जो सैन्य अड्डे हैं, उन पर एकदम सटीक निशाना लगा करके उन्हें तबाह करने की क्षमता भारतीय वायुसेना में आ जाएगी जब ये हैमर मिसाइल से लगे लड़ाकू एफ राफेल लड़ाकू विमान जब तैनात होंगे। तो ये स्कैल्प मिसाइलों से भी बेहतर मारक क्षमता होगी। हालांकि स्कैल्प मिसाइलों की मारक दूरी काफ़ी ज़्यादा है और हैमर मिसाइलों की मारक दूरी 70 से 80 किलोमीटर है, लेकिन ये राफेल लड़ाकू विमान अपनी वायु सीमा के अंदर ही उड़ते हुए जो दुश्मन के इलाके के जो भीतर जो सैनिक अड्डे हैं उन्हें बड़ा सटीक निशाना लगा करके उन्हें ध्वस्त करने की क्षमता भारतीय वायुसेना के पास हैमर मिसाइलों की वजह से आ गई है। एक एक बात आपने कही, माउंटेन इलाके में ये विमान काफी मारक हो जाते हैं राफेल। और लद्दाख का जो इलाका है, माउंटेन पठार दोनों है, तो वैसी जगह पे और ऊंचाई पे भी है। आमतौर पे ऊंचाई वाले इलाके में लड़ाकू विमान को दिक्कत पेश आती है, कई बार ऐसी बात कही जाती है। तो मौजूदा लद्दाख वाले जो इलाका है, रीजन है, जो क्षेत्र है, वहां का जो वातावरण है, वायुमंडल है, उसमें ये विमान राफेल कितना भारत को ज्यादा ताकत देगा बजाय चाइना को काउंटर करने के? और साथ ही साथ अगर टू फ्रंट वार की जो बात होती है, जैसे पाकिस्तान ने भी कुछ कुछ हरकतें की हैं, तो उस स्थिति में ये दो तरफा वार के लिए कैसे भारतीय वायुसेना को ताकत देगा? देखिए, अभी समस्या यह है कि केवल 5 राफेल लड़ाकू विमान आ रहे हैं। यदि पूरे 2 स्क्वाड्रन, 36 विमानों का पूरा 2 स्क्वाड्रन यदि शामिल हो जाता तो निश्चित तौर पर हम कह सकते थे कि दोनों मोर्चों पर भारतीय वायुसेना दोनों दुश्मनों को एक साथ बराबर की टक्कर देने की क्षमता हासिल कर सकती है। लेकिन अभी केवल 5 विमानों से हमारे पास केवल सीमित क्षमता है। 5 विमानों की बदौलत केवल हम एक मोर्चे पर तैनात हो सकते हैं और एक मोर्चे पर केवल एक ठिकाने पर। तो देखिए, भारत और चीन के बीच करीब करीब 4000 किलोमीटर की वास्तविक नियंत्रण रेखा है और कई इलाकों पर तनाव की स्थिति बनी हुई है। और उधर से पाकिस्तान ने भी यदि मोर्चा खोल लिया तो केवल 5 राफेल लड़ाकू विमानों को हर जगह तैनात करना मुमकिन नहीं हो पाएगा। तो इसलिए भारत की वायुसेना की सीमाएं जरूर हैं, लेकिन भारतीय वायुसेना के पास दूसरे लड़ाकू विमान कम ताकतवर नहीं है। देखिए, मिराज 2000 लड़ाकू विमान है, वे काफ़ी संहारक क्षमता वाले विमान होते हैं, उस पर भी लेजर गाइडेड बॉम्ब्स लगे होते हैं,
जैसे कि कारगिल के दौरान भी मिराज 2000 लड़ाकू विमान ने 1999 में जो कारगिल की पहाड़ियों पर पाकिस्तान की जो सैन्य ठिकाने थे, जो जिन चोटियों पर पाकिस्तानी सैनिक जमा हो गए थे, उन्हें लेजर गाइडेड बॉम्ब से भारतीय वायुसेना ने तबाह कर दिया था। तो भारतीय वायुसेना के पास मिराज 2000 लड़ाकू विमान है। सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान भी 4.5 जनरेशन के विमान माने जाते हैं। उसमें भी कई तरह की क्षमताएं हैं। उस विमान में भी ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल तैनात की जा सकती है। इन मिसाइलों की मारक दूरी भी 300 किलोमीटर होती है। तो ये ब्रह्मोस मिसाइल के जरिए सुखोई 30 लड़ाकू विमानों से भी हम दुश्मन को कम आतंकित नहीं कर सकते हैं। लेकिन जब डॉग फाइट का मामला आता है तो हम निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि आमने सामने की हवाई लड़ाई में दुश्मन के लड़ाकू विमानों पर राफेल लड़ाकू विमान भारी पड़ेगा। यदि भारतीय वायुसेना के पास पूरे 36 विमानों का बेड़ा शामिल हो जाता तो भारतीय वायुसेना के लिए निश्चित तौर पर एक बहुत ही उल्लेखनीय इजाफा होता। केवल 5 लड़ाकू विमान से सीमित तौर पर हम दुश्मन को अभी आतंकित कर सकते हैं। तो लड़ाकू विमान राफेल के आने से भारत की क्षमता बढ़ी है, हम दुश्मन को आतंकित कर सकते हैं। सामरिक विशेषज्ञ रंजीत कुमार का यह कहना है। ये विमान राफेल लड़ाकू विमान 29 तारीख को भारत की जमीन पर लैंड करने वाले हैं। लैंड करते ही ये लद्दाख में तैनात किए जाएंगे, इस बात की पूरी संभावना है। भारतीय वायुसेना को इससे काफी मजबूती मिलने की उम्मीद है। और जो लद्दाख में चाइना के साथ तनातनी चल रही है, उसको लेके ये कदम, ये विमान भारत के लिए काफी इंपॉर्टेंट और काफी महत्व रखने वाला है रणनीतिक दृष्टि से। रंजीत कुमार जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद एनबीटी ऑनलाइन से बात करने के लिए। हम आगे भी राफेल विमान पे या भारतीय सामरिक नजरिए पे, भारतीय सामरिक चीजों पे आपका नजरिया जानने के लिए संपर्क करते रहेंगे। तो राफेल 29 को जब लैंड करेगा तो हम आगे की और भी आपको जानकारी देंगे कि कितना खतरनाक ये हो सकता है चाइना के लिए। तब तक आप एनबीटी ऑनलाइन देखते रहें, ताजा तरीन खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।